गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो बेटा। तो बेटा 12th बायोलॉजी जो है उसमें हमने अपना जो लास्ट जो चैप्टर है वो है जैव विविधता व उसका संरक्षण, कि जैव विविधता क्या है और उसका संरक्षण कैसे किया जाता है। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जैव विविधता होती क्या है। जैव विविधता, देखिए बेटा, जैव विविधता क्या है कि पृथ्वी के जो विभिन्न आवास हैं, पृथ्वी जो है उसके विभिन्न आवासों में विभिन्न आकार, आकृति, रंग, रूप के जीव पाए जाते हैं। पृथ्वी के विभिन्न आवासों में विभिन्न आकार, आकृति, रंग, रूप के जो जीव पाए जाते हैं, ठीक है। और ये जीव जो है, इन जीवों में ये जो विविधता पाई जाती है, विविधता या ये जो विभिन्नता पाई जाती है, जो आकार आकृति में है, रंग रूप में है, जो ये विभिन्नताएं हैं जीवों में, जो आकार में हो सकती है, आकृति में हो सकती है, रंग रूप में हो सकती है, बनावट में हो सकती है, नए नक्श में हो सकती है, भोजन के तरीके में हो सकती है। तो पृथ्वी के विभिन्न आवासों में जो जीव पाए जाते हैं उनमें विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं या विविधताएं पाई जाती हैं और उन्हें ही क्या कहा जाता है, जैव विविधता। पर जैव का मतलब क्या होता है, जीव, विविधता का मतलब क्या है, भिन्नता, यानी जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नताओं को ही जैव विविधता कहा जाता है। ठीक है बेटा। अब सबसे पहले हम जैव विविधता जो है उसकी परिभाषा की बात करें तो देखिए बेटा, जैव विविधता जो शब्द है, जैव विविधता जो शब्द है, इसका सबसे पहले प्रयोग जो है ये एडवर्ड विल्सन जो है उन्होंने किया था। जैव विविधता का शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था बेटा, एडवर्ड विल्सन ने किया था। और उन्होंने क्या बताया कि जैविक संगठन के प्रत्येक स्तर पर पाई जाने वाली विविधता, जैविक संगठन के प्रत्येक स्तर पर पाई जाने वाली विविधता जो है उसको जैव विविधता कहा जाता है। ये परिभाषा किसने दी, एडवर्ड विल्सन ने दी। क्या कहा उन्होंने कि जैविक संगठन के प्रत्येक स्तर पर पाई जाने वाली जो विविधता है वो क्या कहलाती है, जैव विविधता कहलाती है। ठीक है बेटा। जैव विविधता जो है ये 3 प्रकार की होती है। जीवों में जो विविधता पाई जाती है वो 3 प्रकार की है, जिसमें हम सबसे पहले लेते हैं वो है आनुवांशिक विविधता। आनुवांशिक विविधता, देखिए बेटा, आनुवांशिक विविधता क्या है, किसे कहेंगे आनुवांशिक विविधता, कि एक ही जाति के जो जीव होते हैं उनमें पाई जाने वाली विविधता, एक ही जाति के जो जीव हैं उनमें पाई जाने वाली विविधता क्या कहलाती है, आनुवांशिक विविधता कहलाती है, एक ही जाति के जीव में। जैसे एक उदाहरण बताया गया है, सर्पगंधा जिसका वैज्ञानिक नाम है राउओल्फिया वोमिटेरिया, ये सर्पगंधा जो है उसका वैज्ञानिक नाम है राउओल्फिया वोमिटेरिया। इसकी विभिन्न किस्में जो हैं ये हिमालय पर पाई जाती हैं। इसकी विभिन्न जो किस्में हैं ये कहाँ पर मिलती हैं, हिमालय जो है उस पर पाई जाती हैं। किसकी, सर्पगंधा
जो है उसकी विभिन्न किस्में हिमालय पर पाई जाती हैं, जिनसे विभिन्न सांद्रता का रेसरपिन नामक रसायन प्राप्त होता है, जिससे औषधियां बनाई जाती हैं। जिससे क्या बनाई जाती है बेटा? औषधियां जो हैं ये बनाई जाती हैं। अब देखो, एक ही जाति का है ये जीव, सर्पगंधा एक ही जाति है, लेकिन विभिन्न किस्में हैं जो हिमालय पर मिलती हैं, और सभी किस्मों में अलग अलग सांद्रता का रेसरपिन पाया जाता है। तो एक ही जाति में विविधता हो गई, और वही क्या कहलाएगी? आनुवांशिक विविधता कहलाती है। ठीक है बेटा। दूसरी आती है जातीय विविधता। जातीय विविधता, देखिए बेटा, जातीय विविधता क्या है? एक स्थान पर, एक स्थान विशेष पर पाई जाने वाली जातियों में जो विविधता है, एक ही स्थान विशेष, कोई भी एक स्थान विशेष है, उस पर पाई जाने वाली जो जातियों में विविधता है वो क्या कहलाती है? जाति विविधता। ये एक ही जाति में है, और ये क्या है? एक स्थान विशेष पर पाई जाने वाली जातियों में विविधता है। जैसे एक उदाहरण बताया गया है कि पश्चिमी घाट जो है, इस पर उभयचर जो है उनकी संख्या अधिक पाई जाती है, और पूर्वी घाट जो है उस पर उभयचरों की संख्या कम पाई जाती है। अब एक स्थान विशेष हो गया, पश्चिमी घाट हो गया, पूर्वी घाट हो गया, और उस पर एक जाति में विविधता है। पश्चिमी घाट पर उभयचरों की अधिक जातियां हैं, और पूर्वी घाट पर उभयचरों की कम जातियां हैं। तो वो क्या कहलाएगी? जातीय विविधता। तीसरी प्रकार की जो विविधता है वो है पारिस्थितिक विविधता। पारिस्थितिक विविधता, देखिए बेटा, पारिस्थितिक विविधता का मतलब क्या होता है कि ये किसी देश, कोई भी जो देश है उसके पारिस्थितिक स्तर पर पाई जाने वाली विविधता को प्रदर्शित करता है। पारिस्थितिक विविधता जो है ये किसी भी देश जो होता है उसके पारिस्थितिक स्तर पर पाई जाने वाली विविधता को प्रदर्शित करता है। जैसे मैं बात करूं कि भारत जो होता है, भारत जो है इसके जो मरुस्थल हैं, भारत के मरुस्थल हैं, वर्षा वन है, घास के मैदान हैं, उनकी जैव विविधता नॉर्वे से अधिक है। किससे अधिक है? नॉर्वे से। यानी दो देश की तुलना हो रही है कि भारत की जो जैव विविधता है वो नॉर्वे से क्या है? अधिक है। तो किसी भी देश के पारिस्थितिक स्तर की जैव विविधता को प्रदर्शित करती है, इसलिए इसे क्या कहेंगे हम? पारिस्थितिक विविधता कहते हैं। ठीक है बेटा। तो तीन प्रकार की हो गई, एक आनुवांशिक विविधता, एक ही जाति के जीवों में पाई जाने विविधता, जातीय विविधता, एक स्थान विशेष पर पाए जाने वाले जातियों में विविधता, और पारिस्थितिक विविधता मतलब किसी भी देश के पारिस्थितिक स्तर पर पाई जाने वाली विविधता होती है। जैसे भारत की जो विविधता है वो नॉर्वे से क्या है? अधिक है। ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा, आज पृथ्वी पर जो जैव विविधता पाई जाती है, जीवों में जो विविधता पाई जाती है, विभिन्न जाति के जीव पृथ्वी पर उपस्थित होते हैं जो आकार, आकृति, रंग, रूप में एक दूसरे से भिन्नता दर्शाते हैं। इस जैव विविधता के निर्माण में लाखों वर्ष लगे हैं, लेकिन मानव जो है वो लगातार इस जैव विविधता का दोहन करता आ रहा है, जिसके निर्माण में लाखों वर्ष लगे हैं। आज जो पृथ्वी पर जैव विविधता है उसके निर्माण में लाखों वर्ष लगे हैं, लेकिन मानव जिस प्रकार जैव विविधता का दोहन करता आ रहा है, हम प्राकृतिक संसाधनों का जैसे दोहन कर रहे हैं, तो अगर इस तरह दोहन करते रहे तो ये जैव विविधता 2 दशक में ही क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी।
ठीक है, क्योंकि मानव लगातार जैव विविधता जो है उसका दोहन करता आ रहा। ठीक है बेटा, अब अगला लेते हैं। ये हो गया जैव विविधता, उसकी परिभाषा और 3 प्रकार की जैव विविधता। 3 प्रकार की कौन सी है बेटा? एक तो आनुवांशिक जैव विविधता है, दूसरी कौन सी है? जातीय जैव विविधता है, और तीसरी कौन सी है? पारिस्थितिक जैव विविधता। ये 3 प्रकार की जैव विविधता हो गई। अब अगला टॉपिक लेते हैं कि विश्व में और भारत में कितनी जीवों की जातियां पाई जाती हैं। तो अगला जो अपना टॉपिक है, विश्व व भारत में जीवों की जातियां। विश्व व भारत में जीवों की कितनी जातियां हैं, ये हमें देखना है। देखिए बेटा, एक संस्था है ICUN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, यानी ICUN के अनुसार पृथ्वी पर 1.5 मिलियन जीवों की जातियां हैं। ICUN क्या कहती है? संस्था है ये जो ये बताती है कि पृथ्वी पर जीवों की कितनी जातियां हैं? 1.5 मिलियन जीवों की जातियां हैं। ये जीवों की संख्या नहीं है, जीवों की जातियां पाई जाती हैं। कुछ वैज्ञानिक जो हैं वो ये कहते हैं कि पृथ्वी पर 20 से 25 मिलियन जीवों की जातियां पाई जाती हैं। कितनी? 20 से 25 मिलियन जीवों की जातियां हैं। रॉबर्ट मोय नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि पृथ्वी पर जो है 7 मिलियन जीवों की जातियां पाई जाती हैं। भाई ICUN ये कहती है कि पृथ्वी पर 1.5 मिलियन जीवों की जातियां हैं, जबकि कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं कि पृथ्वी पर 20 से 25 मिलियन जीवों की जातियां हैं। रॉबर्ट मोय जो हैं ये कहते हैं कि पृथ्वी पर 7 मिलियन जीवों की जातियां हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए बेटा, पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जाते हैं उनमें से 70% जीव जो हैं ये जंतु होते हैं। 70% जीव कौन से हैं? जंतु आएंगे। और 22% जो जीव हैं वो इसमें क्या हैं? पादप हैं। बस जैसे शैवाल है, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है। इनकी संख्या कितनी है? 22%। जंतु कितने हैं? 70% है। और जितने भी जंतु पाए जाते हैं उनमें से भी 70% कीट हैं। भाई जैसे आपने पढ़ा था कि सबसे बड़ा जंतु जगत जो है वो होता है आर्थ्रोपोडा, और आर्थ्रोपोडा में क्या आते हैं? कीट। पृथ्वी पर जितने भी जंतु पाए जाते हैं उनमें 70% जंतु क्या होते हैं? कीट। कहने का मतलब ये हुआ कि 10 अगर जंतु हैं पृथ्वी पर तो उसमें 7 जंतु क्या होते हैं? कीट होते हैं। यानी सबसे अधिक जो है कीट पाए जाते हैं जंतुओं में। ठीक है बेटा, उसके बाद अगर हम कवक की बात करें, कवक जो 22% में आता है, इस कवक की जो जातियां हैं ये मछलियों से, उभयचर जो हैं उनसे, सरीसृप जो हैं उनसे, और स्तनियों से भी अधिक है। कवक की जो जातियां हैं पृथ्वी पर वो इन सबसे अधिक हैं। मछली, उभयचर, सरीसृप और स्तनी हैं, इनसे मिलाकर भी कवक की जातियों की संख्या
अधिक है। ठीक है बेटा, आगे देखिए, प्रोकैरियोटिक कोश जीवों की हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक जीवों को इस संख्या में नहीं गिना गया है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक जीव जो हैं उनके लिए वर्गीकरण जो पद्धतियां हैं वो लागू नहीं होती हैं। तो प्रोकैरियोटिक जीव हैं वो इनको इनमें शामिल नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि वर्गीकरण जो पद्धतियां हैं ये प्रोकैरियोटिक जीवों पर लागू भी नहीं होती हैं, और कुछ प्रोकैरियोटिक जीव ऐसे हैं जिनको प्रयोगशाला जो है उसमें उसका संवर्धन भी नहीं कर सकते हम। कुछ जीवों का प्रयोगशाला में संवर्धन भी नहीं किया जा सकता है, और प्रोकैरियोटिक जीवों के लिए वर्गीकरण पद्धतियां लागू भी नहीं होती हैं। अतः इनमें प्रोकैरियोटिक जीवों को सम्मिलित नहीं किया गया है। ठीक बेटा, ये तो हो गया विश्व में जीवों की जातियां। अब देखिए बेटा, अगली बात है, अगर भारत की बात करें तो भारत जो होता है, भारत जो है बेटा, ये विश्व के भूभाग का 2.4% भाग है। विश्व का जो भूभाग है उसका 2.4% भाग है भारत। मात्र भूभाग का कितना है? 2.4%। लेकिन भारत में जो जैव विविधता पाई जाती है, ये जैव विविधता पूरे विश्व की 8.1% है। भूभाग का तो मात्र कितना आता है? 2.4% भाग है, लेकिन इसमें जो जैव विविधता है ये पूरे विश्व की जैव विविधता की कितनी है? 8% है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में जैव विविधता प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, और यही कारण है कि भारत जो है ये आज 12 विविध देश जो हैं उनमें सम्मिलित है। 12 ऐसे देश बनाए गए हैं जहां पर, ऐसे देश चिन्हित किए गए हैं जहां पर जैव विविधता प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, और उनमें से भारत एक है, क्योंकि भारत में जैव विविधता प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि भारत विश्व के भूभाग का 2.4% है, लेकिन इसमें जो जैव विविधता है वो कितनी है? 8.1% है। ठीक बेटा, भारत जो है इसमें 45,000 जो पादप है उनकी जातियां हैं। भारत में 45,000 पादपों की जातियां हैं और 90,000 जंतुओं की जातियां हैं। भारत में 45,000 तो पादपों की जातियां हैं और 90,000 किसकी जातियां हैं? जंतुओं की जातियां हैं। ठीक है बेटा, रॉबर्ट मॉय जो है वो ये कहते हैं कि भारत में अब तक केवल 22% जातियों की ही खोज हुई है। कितनी खोज हुई है? 22% जाति ही खोजी गई है। अतः रॉबर्ट मॉय जो है उसके अनुसार भारत में अभी 90,000 पादप जो हैं उनकी जातियों की खोज अभी शेष है, और 3 लाख जो जंतु हैं उनकी खोज अभी शेष है। रॉबर्ट मॉय ये कहते हैं कि भारत में अभी तक केवल 22% जातियों की ही खोज हुई है। अगर इनकी बात माने तो भारत में अभी भी 90,000 पादपों की जातियों की खोज होनी शेष है, और 3 लाख पादप जो हैं जंतु, 3 लाख जो जंतु हैं इनकी खोज अभी क्या है? शेष है। यानी ये जातियां जिनकी अभी खोज नहीं हुई है। कितनी? 90,000 पादपों की और 3 लाख जंतु की जो जातियां हैं उनकी खोज अभी क्या है? शेष है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया भारत में और विश्व में जीवों की जातियां। बेटा ये थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा। ICUN क्या कहती है
कि विश्व में 1.5 मिलियन जीवों की जातियां हैं। कुछ वैज्ञानिक ये कहते हैं 20 से 25 मिलियन जीवों की जातियां हैं। रॉबर्ट मॉय ये कहते हैं 7 मिलियन जीवों की जातियां हैं। भारत की बात करें तो 45,000 पादपों की, 90,000 जंतुओं की जातियां हैं, जिनमें 90,000 पादपों की खोज अभी शेष है और 3 लाख जंतुओं की खोज अभी भी शेष है। ठीक है, कहने का मतलब भारत जो है ये 12 महाविविध देशों में से एक है जिसमें जैव विविधता प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया भारत और विश्व में पाई जाने वाली जो जीवों की जातियां हैं वो। अब हमें पढ़ने हैं कि जातीय प्रतिरूप कैसा होता है। कोई भी स्थान विशेष है उसमें जातियों का प्रतिरूप कैसा होता है। ये मिटा देते हैं एक बार इसको बेटा पूरा। बहुत आसान पाठ है बेटा, इसको एक बार रिपीट करना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब अगला टॉपिक है अपना जैव विविधता। जैव विविधता के प्रतिरूप। जैव विविधता के प्रतिरूप कि पृथ्वी पर जो जैव विविधता पाई जाती है उसके प्रतिरूप कौन कौन से हैं। तो बेटा जैव विविधता जो है उसके 2 प्रतिरूप बताए गए हैं। ठीक है बेटा, पहला प्रतिरूप आता है अक्षांशीय। अक्षांशीय प्रतिरूप। अक्षांशीय प्रतिरूप। देख बेटा अक्षांशीय प्रतिरूप क्या है कि पृथ्वी के जो विभिन्न भूभाग हैं वहां की जैव विविधता अलग अलग भूभाग की अलग अलग होती है। उसका कारण है कि प्रत्येक भूभाग की वातावरणीय परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। भाई पृथ्वी के सभी भूभागों में एक जैसी जैव विविधता नहीं है, वो जैव विविधता अलग अलग भूभाग की अलग अलग होती है और उसका कारण है कि वहां की वातावरणीय परिस्थितियां क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो हम यहां पर पढ़ेंगे अक्षांशीय प्रतिरूप। अब देखिए बेटा अक्षांशीय प्रतिरूप क्या है। एक हम पृथ्वी जो है उसकी संरचना बना लेते हैं। ठीक है बेटा, ये अपनी पृथ्वी है। ठीक है बेटा, और ये है अपनी भूमध्य रेखा 0 डिग्री। ये है अपनी क्या है, भूमध्य रेखा। ठीक है बेटा, अब हमें ये देखना है कि इस भूमध्य रेखा पर जीवों की में जो जैव विविधता है वो कितनी कितनी होती है। देखिए बेटा भूमध्य रेखा जो है ये 0 डिग्री होती है। ठीक है, ये है दक्षिणी अक्षांश और ये क्या है बेटा, उत्तरी अक्षांश। ठीक है बेटा, अब ये 0 डिग्री है। अब देखना बेटा नंबर 1 पर हम लेते हैं 0 डिग्री से 23 डिग्री 5 मिनट उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश। उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश वाला क्षेत्र जो है वो कहलाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो 0 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 5 मिनट उत्तरी दक्षिणी अक्षांश का क्षेत्र है। जैसे ये देखिए बेटा ये 0 डिग्री, अब इस 0 डिग्री से ये वाला जो क्षेत्र है ये है 23 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश है ये। और इसी तरह यहाँ पर देखिए ये वाला जो भाग है ये 0 डिग्री से 23 डिग्री 5 मिनट ये कौन सा है, दक्षिणी अक्षांश। ये वाला जो क्षेत्र है जैसे इसको ऐसे हम कर देते हैं,
ये वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र को क्या बोलोगे बेटा? 0 डिग्री से 23 मिनट 23 डिग्री 5 मिनट उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश दोनों वाला क्षेत्र है। और ये क्षेत्र क्या कहलाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। और इस क्षेत्र में भूमध्य रेखा पर है तो सूर्य की किरणें सीधी गिरती हैं। सूर्य की किरणें क्या गिरती हैं? सीधी गिरती हैं। प्रकाश की अवधि अधिक होती है और इस क्षेत्र में वर्षा भी अधिक होती है। और इसी कारण इस क्षेत्र की जैव विविधता सबसे अधिक है। भाई क्यों सबसे अधिक है? प्रकाश की अवधि भी अधिक है और बरसात भी अधिक होती है इस क्षेत्र में, जिसके कारण ये जो क्षेत्र है यहाँ की जैव विविधता सबसे अधिक होती है। और ये क्षेत्र क्या कहलाया बेटा? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है बेटा, कितना? 0 डिग्री से 23 डिग्री 5 मिनट उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश वाला क्षेत्र, जहां पर जैव विविधता क्या मिलेगी बेटा? सबसे अधिक मिलेगी। अब नंबर 2 पर लेते हैं। नंबर 2 पर है 23 डिग्री 5 मिनट से 66 डिग्री 5 मिनट उत्तरी दक्षिणी अक्षांश वाला जो क्षेत्र है वो कहलाता है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। कहां से कहां तक है? 23 डिग्री 5 मिनट से 66 डिग्री 5 मिनट उत्तरी दक्षिणी अक्षांश वाला। 23 डिग्री तो ये है ही, अब यहां से आ गया 23 डिग्री से लेकर 66 डिग्री 5 मिनट, ये तो कौन सा भाग हो गया? उत्तरी अक्षांश का। और यहां से 23 डिग्री और से लेकर 66 डिग्री 5 मिनट दक्षिणी अक्षांश वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र क्या कहलाया बेटा? शीतोष्ण कटिबंध कहलाया। कहां से? 23 डिग्री 5 मिनट से 66 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश वाला क्षेत्र कहलाया शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में सूर्य की किरणें तिरछी गिरती हैं। भूमध्य रेखा पर सीधी गिरेंगी, उसके आसपास भी सीधी गिरेंगी, और इन क्षेत्रों में क्या गिरेंगी? तिरछी गिरती हैं। और तिरछी गिरती हैं, वर्षा भी कम होती है, अतः यहाँ पर जैव विविधता जो है ये कम पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से जैव विविधता यहाँ पर क्या मिलेगी? आपको कम मिलती है। क्यों कम मिलती है? प्रकाश की अवधि कम है, क्योंकि तिरछी किरणें गिरती हैं, जैसे सर्दियों में तिरछी गिरती हैं, और वर्षा भी कम होती है, इसलिए ये जो क्षेत्र है यहाँ पर जैव विविधता कम मिलती है। और बेटा नंबर 3 पर आती है 66 डिग्री 5 मिनट से 90 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांश वाला क्षेत्र जो है ये शीत कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाएगा? शीत कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। 66 डिग्री 5 मिनट से 90 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांश वाला क्षेत्र। जैसे देखिए बेटा 66 डिग्री से कहाँ तक? 90 डिग्री तक, ये वाला क्षेत्र जो है उत्तरी अक्षांश वाला क्षेत्र हो गया, और यहाँ पर 90 डिग्री जो है ये दक्षिणी अक्षांश वाला क्षेत्र हो गया। ये क्षेत्र कहलाता है शीत कटिबंध क्षेत्र कहलाता है, जिसमें बर्फ जमी रहती है, तापमान बहुत कम होता है, सूर्य की किरणें बहुत अधिक तिरछी गिरती हैं, जिसके कारण तापमान कम होता है, बर्फ जमी रहती है, और जिसके कारण यहाँ पर जैव विविधता जो है ये सबसे कम पाई जाती है। जैव विविधता क्या पाई जाएगी? सबसे कम पाई जाती है। भाई क्यों पाई जा रही है? क्योंकि यहाँ पर जैव विविधता के लिए परिस्थितियां अनुकूल ही नहीं है। भाई किरणें जो हैं वो बहुत तिरछी गिरती हैं, तापमान भी बहुत कम है, जिसके कारण इस क्षेत्र में जैव विविधता सबसे
होती है। अब देखिए बेटा इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जो भूमध्य रेखा है उससे हम अगर दक्षिणी अक्षांश की ओर जाते हैं या उत्तरी अक्षांश की ओर जाते हैं तो जैव विविधता में लगातार क्या आती है, कमी आती है। भाई भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक, फिर उससे कम और फिर सबसे कम, यानी जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं जैव विविधता में लगातार क्या आती है, कमी आती है। ठीक है बेटा, तो ये है अक्षांशीय प्रतिरूप। और अक्षांशीय प्रतिरूप जो है इसका एक उदाहरण बताया गया है, देखना बेटा ये उदाहरण जो है अक्षांशीय प्रतिरूप का क्या है उदाहरण, कि इसमें कुछ स्थान बताए गए हैं और वहां पर पक्षियों की जातियां बताई गई हैं कि उस स्थान विशेष पर पक्षियों की कितनी कितनी जातियां हैं। जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले कोलंबिया की। कोलंबिया जो देश है ये भूमध्य रेखा पर स्थित है, यानी 0 डिग्री पर स्थित है, जहां पर पक्षियों की 1400 जातियां पाई जाती हैं। भूमध्य रेखा पर पक्षियों की कितनी है, 1400 जातियां। किसमें, कोलंबिया में, जो भूमध्य रेखा पर है। उसके बाद भारत की बात करें, भारत जो है जो 0 डिग्री या भूमध्य रेखा जो है उसके समीप स्थित होता है, इसमें पक्षी जो हैं उनकी 1200 जातियां पाई जाती हैं। देखिए जातियां कम होती जा रही हैं जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, तीसरा है इसमें न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क जो है जो 41 डिग्री पर स्थित है, यानी ऊपर की ओर है, यहां पर पक्षियों की 105 जातियां पाई जाती हैं। और नंबर 4 पर है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है जो 71 डिग्री पर उपस्थित है, जहां पर पक्षियों की मात्र 56 जातियां ही पाई जाती हैं। कहने का मतलब हम जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं दोनों ओर, तो जैव विविधता में लगातार क्या आती है, कमी। इसका उदाहरण यहां पर है कोलंबिया जो 0 डिग्री पर स्थित है, भूमध्य रेखा पर है, पक्षियों की सबसे अधिक जातियां। भारत जो भूमध्य रेखा के समीप स्थित है, भूमध्य रेखा पर नहीं है, समीप है, 1200 जातियां। न्यूयॉर्क जो 41 डिग्री पर स्थित है, जहां पर 105 जातियां। और ग्रीनलैंड जो 71 डिग्री पर स्थित है, जहां पर मात्र 56 जो पक्षी हैं उनकी जातियां पाई जाती हैं। यानी जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं जैव विविधता में लगातार कमी आती है। और ये है अपना अक्षांशीय प्रतिरूप, क्योंकि ये जो रेखाएं हैं ये अक्षांशीय रेखाएं हैं। जो पृथ्वी के जो समतल रेखाएं जो खींची जाती हैं वो क्या होती हैं, उसकी अक्षांशीय रेखा होती हैं। ठीक है बेटा, तो आज जो है हमने जैव विविधता व जो संरक्षण अपना 15वां चैप्टर था उसमें हमने क्या पढ़ा आज। एक तो जैव विविधता क्या है उसकी परिभाषा, एडवर्ड विल्सन के अनुसार उसकी परिभाषा हमने पढ़ी। और उसके अलावा जो जैव विविधता के प्रकार कौन से हैं वो हमने पढ़े कि आनुवांशिक विविधता होती है, जातीय विविधता होती है, पारिस्थितिक विविधता होती है। उसके बाद हमने पढ़ा कि भाई विश्व में और भारत में कितनी जीवों की जातियां हैं। और उसके बाद हमने पढ़ा जैव विविधता के प्रतिरूप जो 2 होते हैं, दूसरा हम कल बताएंगे। और पहला इसमें पढ़ा हमने अक्षांशीय प्रतिरूप। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।